6 साल तक अगर ईरान रोज रॉकेट मारता रहे तो भी ईरान का रॉकेट खत्म नहीं होगा। रोज ईरान रॉकेट मारता रहे, रोज ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स मारता रहे, तो 6 साल तक यानी हमारी मिसाइल्स खत्म नहीं होंगी। और ये कि हमने मिसाइल फैसिलिटी पे हमला कर दिया और मिसाइल, ये सब वेस्टर्न ड्रामे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मिसाइल एक जगह पर है। वो अंडरग्राउंड सिटीज इन लोगों ने बनाई है, एक नहीं है, मल्टीपल अंडरग्राउंड सिटीज हैं ईरान के अंदर, जहां पर कई हजारों की तादाद में मिसाइल्स मौजूद हैं। बिल्कुल, सीएनएन का भी एक तज्जिया मैंने देखा था, मैंने उस पर एक रिपोर्ट भी बनाई थी। सीएनएन ने लिखा था कि इजराइल का अंदाजा यह था कि वन टाइम वो हमला करेंगे, कमांड एंड कंट्रोल को खत्म कर दिया, टॉप कमांडर्स को शहीद कर दिया, कुछ साइट्स पर हमला कर दिया मिसाइल के, तो ऐसा लगा कि ईरान दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा, हमला नहीं करेगा। लेकिन वो जो उनका असेसमेंट था, तज्जिया था, पूरा का पूरा गलत साबित हुआ और ईरान ने 10-12 घंटे का टाइम लिया और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई की है वो पूरी दुनिया देख रही है और इजराइल को शायद इसका अंदाजा नहीं था। ये जो न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने की बात हो रही है, अब ये भी खबर आई है खुद इजराइल की तरफ से, जर्मन चांसलर का भी स्टेटमेंट सामने आया कि न्यूक्लियर साइट्स को इजराइल अकेले खत्म नहीं कर सकता है जब तक अमेरिका नहीं है। तो क्या सच में न्यूक्लियर साइट्स का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है? हालांकि ईरान ने ऑफिशियल यही कहा कि कुछ नुकसान नहीं हुआ है और सारी चीजें ठीक है। देखिए, IAEA का जो चीफ है उसने भी कहा है कि न्यूक्लियर साइट्स पे कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं आपको ये बता दूं, देखिए वॉर प्रोपोगेंडा है कि हमने न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर दिया और न्यूक्लियर साइट्स पे ये हो गया, सब वॉर प्रोपोगेंडा है। ये नहीं कह रहा हूं कि हमला नहीं हुआ, लेकिन ये हमले से कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो एक्चुअल, अभी मसलन कोई बेवकूफ लोग थोड़ी ना है कि न्यूक्लियर साइट्स आपके ऊपर बनाएंगे, यानी कोई अक्लमंद इंसान होगा तो ये करेगा कि भाई न्यूक्लियर साइट्स ऐसी बना दिया, चलो भाई आओ मार दो मुझे न्यूक्लियर साइट, सबको पता है फोर्डो न्यूक्लियर साइट है, नतांज न्यूक्लियर साइट है, तो उन्होंने हमला कर दिया। ये तो अकल में आने वाली बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं, एहूद बाराक जो इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनका एक इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू CNN पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में वो ये कह रहे हैं कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मेरे पास भी ऑप्शन था कि हम ईरान को मारें, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स ने हमको ये कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि ईरान को मिसाइल्स मार के आप उसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को रोक सकें। इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो एनरिच्ड यूरेनियम इतनी जगह है और इतने डिफरेंट लोकेशंस पर है और इतना जमीन के नीचे है कि इम्पॉसिबल है कि आप उसको हार्म कर सकें। यानी हाँ, सिंबॉलिक तौर पर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने फोर्दो में मार दिया, नतांज में मार दिया, वैसे तो ईरान ने भी मारा 2 महीनों पे। तो कहने का मतलब यह है कि ये वॉर प्रोपोगेंडा है कि हमने यहां मार दिया, हमने वहां मार दिया। खूब आपने मारा, खूब आपने ईरान को मार दिया, तो मारने के बाद क्या होना चाहिए था? ईरान की ताकत खत्म हो जानी चाहिए थी ना। तो ईरान क्यों और ज्यादा ताकत से मार रहा है आपको? अच्छा, जो अभी एयरफोर्स के जो हेड है वो कह रहे थे कि अभी जो हमने मारा है, शायद एयरफोर्स के हेड नहीं है, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी के जो हेड है, वो एक कमांडर, वो कह रहे थे कि हम जो भी अभी टेक्नोलॉजी मिसाइल के इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा ओल्ड स्टॉक है, अभी तक हमने न्यू स्टॉक इस्तेमाल नहीं किया है, और जैसे ही जंग बढ़ती रहेगी हम न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, मैं शम्स भाई एक चीज क्लियर कर दूं, एक जमाना था कि मुसलमानों को आते थे, तमाचा मारते थे, मुसलमान सर नीचे करके चले जाते थे, फिर तमाचा मारते थे, फिर मुसलमान सर नीचे करके चले जाते थे। अब ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने घूसा मारा, आपने तमाचा मारा, आप ये कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हम खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि जैसा भी होगा हाँ, जवाब देंगे। तुम अगर ईंट चलाओगे तो हम मिट्टी का पत्थर ढेले से ही सही, लेकिन मारेंगे तुम्हें। जी, यानी मुकावमत और रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी जो है वो इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से खुदा ने फस्तकीम कमा उमिरता, खुदा कुरान में कहता है रसूल अल्लाह को कि तुम इस्तिकामत दिखाओ रसूल अल्लाह को। तो ये आइडियोलॉजी इस्तिकामत और रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी है, करबला की आइडियोलॉजी है। आप इसको यकीन जाने कि ये आइडियोलॉजी कुर्बानी देने में जर्रा बराबर पीछे नहीं हटेगी। इन्हें लगता है, देखिए, 2 आइडियोलॉजी, एक आइडियोलॉजी को लगता है कि हम मार के जीत जाएंगे। जब ईरान में इनकलाब आया था 1979 में, तो पार्लियामेंट ईरान का जो था उसमें इजराइल ने एक बॉम्ब, अमेरिका ने एक बॉम्ब बनाया था, और बॉम्ब के जरिए से ईरान के टॉप ईरान के मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, ये इससे बड़ा हमला था। ईरान के प्रेसिडेंट शहीद हो गए, ईरान के जितने मिनिस्टर्स हैं सब एक साथ शहीद हो गए थे 1979-80 में। खूब, तो क्या होना चाहिए था? ईरान को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ईरान आज मजबूत है। क्यों? क्योंकि 2 आइडियोलॉजी है। जब ये शहादतें हुई तो इमाम खुमैनी के पास लोग लेके आए कि भाई शहीद हो गए इतने सारे, अब क्या करें?
तो इमाम खोमेनी ने कहा लोगों को बुलाओ, और लोग आए हजारों की तादाद में। इमाम खोमेनी ने एक मजलिस पढ़ी, उस मजलिस में कहा हमारा वो कुशीद हर चकत मा कुश्ते में शवीद जिंदे में शवीम। इमाम खोमेनी ने कहा कि हमें मारो, हमें और मारो, तुम जितना हमें मारोगे हम उतना जिंदा होंगे, क्योंकि हम करबला वाली कौम है। ये आइडियोलॉजी का वॉर है। एक कौम है जिसे लगता है मार के जीत जाएंगे, और एक कौम है वो ये बिलीव करती है सर तो कट सकता है लेकिन सर झुक नहीं सकता। जो कौम मौत से नहीं डरती वो कौम को कोई हरा नहीं सकता। ये आइडियोलॉजी की जंग है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका तो पहले इनडायरेक्ट था इजराइल के साथ, इजराइल की एक तरह से नाजायज रियासत है, लेकिन अब अमेरिका भी खुलकर सामने आने लगा है। ईरान के चारों तरफ अमेरिका के मिलिट्री बेसेस भी बने हुए हैं, और अगर अमेरिका खुलकर इस जंग में आ जाता है तो खदशा ये है कि जिस तरह इराक का अंजाम हुआ, और अमेरिका ने वहां भी झूठे ही आरोप लगाया कि इस तरह का खतरनाक हथियार है, फिर सद्दाम हुसैन का कत्ल हुआ, फांसी के फंदे पर लटकाया गया, और अमेरिका इराक पूरी तरह इस वक्त अमेरिका के हाथों में है। तो एक खदशा ये कि अगर अमेरिका खुलकर आ जाता है, चारों तरफ से हमला करता है, तो क्या इजराइल और अमेरिका का जो एजेंडा है कि ईरान में रिजीम चेंज हो, तो क्या इसमें कामयाबी मिल सकती है इनको अगर पूरी कुव्वत के साथ आ जाएंगे? देखिए, शेख चिल्ली के ख्वाब हैं, ठीक है, ये रोज शेख चिल्ली जो है जैसे ख्वाब देखता था वैसे ही रोज ये ख्वाब देखते हैं। पहली चीज तो ये कि डॉक्टर मरंदी ने आज ही ट्वीट किया, कई बार उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी कंट्री मिडल ईस्ट की अमेरिका को उसके एयरबेस इस्तेमाल करने देती है तो वो भी हमारे लिए दुश्मन मुल्क होगा और हम उस पर भी हमला करेंगे। जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया, सबसे ज्यादा कॉन्डेमनेशन लेटर स्ट्रॉन्ग जो है वो सऊदी अरेबिया का था, फौरन, ठीक है। तो कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं चाहती है, जो उसने देखा है हाल इजराइल का और टेल अवीव का और हाइफा का, तो वो नहीं चाहती है कि वो डायरेक्ट ईरान से कॉन्फ्रंटेशन में आए। वरना उनमें है ही क्या, यानी उनके पास है क्या बेसिकली, वो सब सारे अमेरिकन ही उनका दिफा करेंगे, खुद तो कुछ कर भी नहीं सकते वो, तो वो क्यों चाहेंगे जबरदस्ती ईरान से लड़ने के लिए। तो मिडल ईस्ट में अमेरिका वॉल्नरेबल है। वो मीडिया में चाहे कितना भी कह दे कि खुद ट्रंप तो एक पागल आदमी है, रात को कुछ कहता है, सुबह कुछ कहता है, पहले कहता है मुझे पता नहीं था इजराइल ने हमला करने वाला है, सुबह उठ के कहता है कि नहीं मैं तो जंग में शामिल हूं, फिर रात को कहता है कि नहीं हम तो दोस्ती चाहते हैं, फिर सुबह उठ के कहता है। वो पागल आदमी है, साइकोलॉजिकली इनस्टेबल आदमी है वो, और वो यानी सबको पता है, यानी कोई छुपी बात नहीं है वो। यानी वो अभी मैं एक डिबेट में था, वो अमेरिकन आदमी था, वो भी यही कह रहा था कि मसलन वो प्रो ज़ायनिस्ट था, लेकिन वो फिर भी कह रहा था कि ये अनस्टेबल आदमी है, इसका कोई पता नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक भूत है कि मैं कोई ऐसा काम कर दूं जो सबसे डिफरेंट हो। क्योंकि ये जो ईरान के साथ नेगोशिएट, हाँ मेरा नाम हो, मैं के लिए सब कुछ भी कर सकता है वो। तो ईरान के साथ जो नेगोशिएशन कर रहा था वो, उसका मकसद ये था, एक आर्टिकल है द क्रेडल पे लिखा हुआ है, काफी ब्यूटीफुल आर्टिकल है, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि उसका मकसद सिर्फ एक है कि JCPOA जब हुआ था 2015 में, तो वेस्ट ने और ईरान ने एग्री कर लिया था, भाई न्यूक्लियर ट्रीटी कर ली थी, भाई ठीक है ये हमारी एग्रीमेंट है। ट्रंप ने आके उसे फाड़ दिया। क्यों फाड़ दिया? इसलिए नहीं क्योंकि ट्रीटी अच्छी नहीं थी, बल्कि क्योंकि मैंने नहीं किया है। तो ये ट्रीटी करना चाहता था, और उसके अंदर ये चाहता था कि उससे ज्यादा स्ट्रांग हो अमेरिका के फेवर में, ताकि वो बोल सके मैंने ये किया है। और ईरान वो होने नहीं दिया, इसके लिए वो ट्रीटी चली नहीं, क्योंकि ईरान अपने इंटरेस्ट को, खुसूसन रेजिस्टेंस के इंटरेस्ट को कभी भी हार्म नहीं करेगा। कोई भी ट्रीटी में उन लोगों ने रेजिस्टेंस के पॉइंट को कहा, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, हम आपसे ईरान और आपकी बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो ईरान के लिए क्लियर था कि ईरान कौन से पॉइंट्स पे एग्री करेगा, कौन से पॉइंट्स पे एग्री नहीं करेगा। इससे ज्यादा तो ये कि आयतुल्लाह खामेनी कहते हैं इनसे बात ही मत करो, ये बात करने के लायक नहीं है, धोखेबाज लोग हैं, एक बार धोखा खाया, 2 बार धोखा खाया, कितनी बार धोखा खाओगे। लेकिन आप जब एक कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री में डेमोक्रेसी है, लोग वोट करते हैं, और ऐसे प्रेसिडेंट आ जाते हैं जो कहते हैं नहीं हमें दोस्ती भी करनी चाहिए, हमें बात भी करनी चाहिए, तो नेचुरली ये आके हर बार स्टॉप नहीं कर सकते आप। तो आयतुल्लाह खामेनी ने कहा ठीक है, आप लोग जाके नेगोशिएशंस करें, ये रेड लाइंस है, ये रेड लाइंस क्रॉस नहीं हो सकती है। और उसके बाद नेगोशिएशंस हुए। लेकिन ईरान में सिपाह को, मिलिट्री को, आयतुल्लाह खामेनी को, जो रिलीजियस लोग हैं, उनको सबको पता है कि इन पे क्या भरोसा करेंगे। यानी इन पे, ये रशिया से बात कर रहे थे, यूक्रेन वालों को इतना डाटा और इतने वेपन्स दिए कि वो 2 हफ्ते के बाद यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला कर दिया रशिया पे। रशिया वाले को कह रहे थे हम आपके दोस्त हैं।
इन पे कौन भरोसा कर सकता है? जो भरोसा करेगा वो नुकसान उठाएगा। तो ये क्लियर है हमारे लिए आइडियोलॉजिकली। रेजीम चेंज, ये रेजीम मैंने आज एक मैं नाम नहीं लूंगा दोबारा, क्योंकि आज एक न्यूज चैनल पे मैंने एक रिपोर्टर को पूछा, आप रेजीम क्यों बोल रहे हो? इंडिया रेजीम है, यूएस रेजीम है, इजराइल रेजीम है, एक सॉवरेन नेशन है, आप रेजीम क्यों बोल रहे हो? रेजीम क्या होती है? यूनाइटेड नेशन में सब एक ऑफिशियल सॉवरेन नेशन है, उसको रेजीम क्यों बोल रहे हो आप? अमेरिका को बोलोगे रेजीम, इजराइल को बोलोगे रेजीम, क्या रेजीम है भाई? एक कंट्री है, उसके अंदर लॉज हैं, यूनाइटेड नेशन के हिसाब से लीगल कंट्री है, तो आप उसको कैसे रेजीम बोल सकते हो? रेजीम चेंज, ये इनके ख्वाब है, क्योंकि ताकत ईरान की क्या ये जानते हैं